नमस्कार दोस्तों। तो जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 7 को हम फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 50 तक हो चुका है। 51 से देखेंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। 51 में लिखा हुआ कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित नहीं हैं। पहला लिखा हुआ है BK राव, दूसरा PC महालनोबिस और तीसरा DR गाडगिल, चौथा है शंकर लाल गुरु। तो इसमें से शंकर लाल गुरु का संबंध राष्ट्रीय आय के आकलन से नहीं है, क्योंकि शंकर लाल गुरु का संबंध कृषि विपणन समिति के गठन से है, जबकि अन्य जो BK राव, PC महालनोबिस और DR गाडगिल, ये जो तीनों अर्थशास्त्री हैं भारत के, इनका संबंध राष्ट्रीय आय के आकलन से रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे बना के पूछ दे कि निम्नलिखित में से कृषि विपणन समिति के गठन से संबंधित कौन रहे हैं और 4 विकल्प दे, तो उसमें से याद रखना है कि शंकर लाल गुरु जो हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 52, निम्नलिखित में से कौन से कारक भुगतान शेष में असंतुलन पैदा करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन का आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ। पहला लिखा हुआ है बड़े पैमाने पर विकास व्यय। तो हाँ, भुगतान शेष में असंतुलन इसके कारण पैदा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैमाने पर हम विकास व्यय करते हैं यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हो सकता है कि हम विदेशी कर्ज लें और इसके कारण हमारे देश से विदेशी मुद्रा जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है कि सामान्य व्यवसाय में चक्रीय उतार चढ़ाव। ये बात भी हो सकता है, क्योंकि अगर सामान्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव होने के कारण हमारी अगर आयात बढ़ जाती है और निर्यात कम जाती है, तब पर भी विदेशी मुद्रा जाएगा और इसका अंततः परिणाम यही होगा कि असंतुलन पैदा हो जाएगा भुगतान शेष में। तीसरा है उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में वृद्धि। तो हाँ, यह भी एक कारण हो सकता है भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होने का। लेकिन जो 4th नंबर कारण है, इसको आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए। देश में राजनीतिक स्थिरता, तो मुझे लगता है यहाँ अस्थिरता होनी चाहिए थी, स्थिरता दे दिया है। तो जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से तो मतलब आंसर कोई नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। और इसके आंसर में लिखा हुआ है विकल्प D। तो आप अपने स्तर पर जरूर इसका थोड़ा रिसर्च करके निर्णय तक पहुँचिए कि आंसर क्या होगा। मुझे तो लग रहा है 1, 2, 3 ही होगा, फिर भी देखते हैं। 53, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, ये तीनों विधियों का प्रयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प D 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 54, नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोजिशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोजिशन, ये साइमन कुजनेट्स द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प A इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 55 में देखते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैनेज कीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ निम्नलिखित में से मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला लिखा हुआ है विनिमय का माध्यम, तो ये भी कार्य है इसका। दूसरा लिखा हुआ है विनिमय की इकाई, मतलब मूल्यमान की इकाई। और तीसरा है भविष्य के भुगतानों का मानक। और चौथा है क्रय शक्ति का भंडार। तो ये चारों इसके मुद्रा के कार्य होते हैं, इसलिए विकल्प D इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मुद्रा के कार्य को याद रखने के लिए ना एक कविता जैसा लाइन होता है, वो क्या है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुद्रा के हैं कार्य 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो यही 4 कार्य होते हैं और इसी 4 पर यह बनाया गया है। तो विकल्प D इसका सही आंसर हो गया। 56, निम्नलिखित में से मुद्रा की आपूर्ति के मान M1 में शामिल है। तो M1, M2, M3, M4 होता है, आपको याद होगा ही। तो वैसे मैं इसमें से बता देता हूँ M1 में क्या क्या शामिल है। जनता द्वारा धारित करेंसी, मतलब जो जनता के पास करेंसी है। बैंकों के पास मांग जमाएं, यानी जो डिमांड डिपॉजिट है वो वाली पैसे कॉमर्शियल बैंक्स के पास। तीसरा, रिजर्व बैंक के पास संग्रहित जमाएं। तो अन्य जमाओं जो होती है रिजर्व बैंक के पास, वो तीनों इसमें शामिल होती है, जबकि डाकघर में बचत जमा ये नहीं शामिल होता है M1 में। तो ये 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, विकल्प C इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा M1, M2, M3, M4। मैं यहाँ भूल गया हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर रिवीजन करा देता यहाँ पर। 57 में है सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति शामिल होती है। तो इसमें रुपया भी शामिल होता है, सोना भी शामिल होता है, सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी शामिल होती है, जबकि डॉलर शामिल नहीं होता है। इसलिए विकल्प C इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। 58, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में विदेशों से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय के घटक में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो देखिए,
इसमें जो शामिल होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी शामिल होता है, मतलब कि जो भारत के लोग हैं और विदेश में काम कर रहे हैं मतलब सैलरी पर, तो वो सैलरी भी शामिल होगा। संपत्ति और उद्योग से आय, अगर कोई भारत के व्यवसायी वहाँ भी किसी दूसरे देश में संपत्ति बना के रखे हैं या फिर कोई उद्यम है तो उससे प्राप्त आय जो है ये भी शामिल होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तीसरा, निवासी कंपनियों की विदेशों में शुद्ध प्रतिधारित आय, तो ये भी सारी शामिल होती है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 59 भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मैं पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी? तो 1, 2, 3 बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो बंगाल, बम्बई और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा, अगर आपने अब जो पढ़े होंगे उसको अगर याद आ रहा होगा तो, कि यही इंपीरियल बैंक बाद में जाकर के 1955 में SBI हो जाता है, गोरावाला समिति की सिफारिश पर। तो इसी का अगला रूप SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब 60 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली बाजार कार्रवाई का संबंध है। तो खुली बाजार कार्रवाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका संबंध RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये क्रय विक्रय कौन करता है? RBI ही करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुली बाजार कार्रवाई, ये RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के क्रय विक्रय, परचेज और सेल से है। 61, बजटीय घाटे की स्थिति में सरकार निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है? तो ये कदम उठा सकती है, नए नोटों को छाप सकती है या फिर करारोपण कर सकती है, मतलब कि कर लगा सकती है। कर की कटौती तो नहीं करेगी, कर की कटौती करेगी तो और घाटा बढ़ जाएगा क्योंकि आय उनके और कम जाएंगे। इसलिए विकल्प बी 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। 62, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल भी है, केयर भी है और इकरा भी है, ये तीनों है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से वैधानिक पत्र किसे कहा जाता है? तो करेंसी नोट जो होता है वो वैधानिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि स्टैट्यूटरी नोट्स ऐसे भी कह सकते हैं इसको, या लीगल टेंडर मनी बुक भी बोलते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद होगा वो 8 बजे वाली रात वाली कहानी जो मोदी जी कहते हैं कि आज रात 8 बजे के बाद, तो उसमें यही शब्द बोलते हैं वो कि ये वैधानिक रूप से चलन में नहीं होंगे। तो मतलब वैधानिक पत्र होता है हमारे पास जो करेंसी नोट है जिसमें महात्मा गांधी का चित्र है, अब तो मंगलयान का भी चित्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, हुंडियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला लिखा हुआ है, यह केवल देश में स्थित फर्म से रकम प्राप्त करने के लिए की जाती है। जी नहीं, यह देश में नहीं विदेशों में स्थित फर्म से भी रकम प्राप्त करने के लिए की जाती है हुंडियों का प्रयोग। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, भुगतान वसूली होने तक हुंडियाँ बैंक की परिसंपत्ति मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, जब तक कि भुगतान वसूली ना हो जाए तब तक हुंडियाँ क्या होती है? बैंक की परिसंपत्ति। और यही कारण है कि बैंक के बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो किया जाता है। किसको? हुंडियों को। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। 65, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो गरीबी रेखा निकालने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय लाया जाता है, भोजन में कैलोरी के तरीकों को लाया जाता है, और HCR ये ABD को लाया जाता है, जबकि साक्षरता को नहीं लाया जाता है, मतलब गरीबी की रेखा को निकालने के लिए। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गरीबी रेखा से कुछ समितियों के बारे में हमने चर्चा किया था, तो उसको स्मरण करने की आवश्यकता है यहाँ पर। 66, JC कुमारप्पा की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि व्यवस्था से है? तो सहकारी कृषि व्यवस्था से है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के याद रखना है, JC कुमारप्पा समिति ये कृषि सुधार समिति है, सहकारी कृषि सुधार समिति 1949 में ये गठित हुई थी, JC कुमारप्पा की अध्यक्षता में कृषि सुधार समिति। 67, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है, सही है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है, सही है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन प्रसंस्करण संबंधित है, ये भी सही है। जबकि नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से नहीं है, मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली के उत्पादन से। इसलिए विकल्प डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था सुमेलित कौन नहीं है। 68,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2009 में हुई है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे अशोक चावला थे। इसका एम क्या है? एम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिस्पर्धा में बाधक जितने भी गतिविधि हैं उसको समाप्त करना और बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ऐसा क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को लाभ होगा इससे। 69 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये तो आसान सा प्रश्न है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी 2020 में कितना था भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? 63rd था, यानी 63वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है उसके बारे में देखना है। एशियन ड्रामा, मतलब पुस्तक के नाम लिखे हुए हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा था? गुरनार मिर्डल ने। और द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये दादा भाई नौरोजी ने नहीं, एडम स्मिथ ने लिखा है। तो बी नंबर जो है वो गलत था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आगे और देख लेते हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इकोनॉमिक प्लांट ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक प्लांट ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। प्लांट नहीं है, वह प्लांट होगा, यानी कि प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है ये पुस्तक। 71 भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्धनता जो है यही प्रभावी कारण है धीमी कृषि विकास के लिए, क्योंकि कृषि विकास में नए नए इक्विपमेंट लाने होंगे और ये सब सारी चीज़ें जो तकनीक है नई वो लानी होगी। तो ये तो पूंजी का खेल है, और ग्रामीण निर्धनता तो हमारे भारत में है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए ग्रामीण निर्धनता इसके पीछे कारण है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर जाएगा। 72 विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना है इसका मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, मतलब सही आंसर। अच्छा, कृषि निर्यात से याद आया, जो हमने यूपी विशेष वाला पॉइंटर देखा है उसमें था कि कृषि निर्यात के जोन उत्तर प्रदेश में 3 हैं। कौन कौन से हैं और क्या क्या निर्यात होते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। तो 73 निम्नलिखित में से कृषि करने की कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में वो सहायक होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। जैविक कृषि को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो क्योंकि इससे मृदा पारिस्थितिकी तंत्र और जन स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभ होता है जैविक कृषि से, तो इसलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा। जो अन्य विकल्प है उसको छोड़ दिया, हमने पढ़ा ही नहीं है। 74 राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो नेफेड, नाफेड या नेफेड जो बोलते हैं, 1952 में 20 अक्टूबर 1952 में इसकी स्थापना हुई थी नाफेड की, और ये कृषि विपणन सहकारिता संबंधित शीर्ष संगठन है नाफेड। 75 भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। यही क्वेश्चन को घुमा के एक बार यूपीपीसीएस में पूछ दिया था कि शाक भाजी संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। तो शाक भाजी से लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, तो ध्यान रखना है सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में, या शाक भाजी भी पूछ दे तो वाराणसी में, वही है शाक भाजी। 76 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था 1952 में दरअसल शुरुआत हुआ था, और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ, क्योंकि 1951 से 56 के बीच में ही 52 आता है, तो उसी समय ये हुआ था शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दे सकते हैं। 77 वर्ष 1844 में मुंबई के, अच्छा ये 1944 है शायद, या 1844 है, मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान योजना प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में यह योजना प्रस्तुत की गई थी? तो श्रीमान आर्देशिर दलाल। तो वैसे ही लोग इसमें से और भी शामिल थे, लेकिन ध्यान रखना है जो मुख्य व्यक्ति थे 8 उद्योगपतियों में से जिनके निर्देशन में ये सब हुआ था, श्रीमान आर्देशिर दलाल, ऐसे याद रखना है। श्रीमान और श्रीमती तो होता रहेगा याद, आर्देशिर दलाल बस ये याद रखना है। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों में से मुख्य थे आर्देशिर दलाल। 78 भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई है? तो लीड बैंक योजना की जो शुरुआत हुई है गाडगिल समिति की सिफारिश पर हुई है, और ईयर भी याद रखना है 1969 में। आपको याद होगा कि 1969 से संबंधित एक और फैक्ट,
कि 19 जुलाई 1969 को में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। प्रथम चरण का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों का, और दूसरा 1980 में हुआ था। तो 1969 में ही 1969 में ही लीड बैंक योजना प्रस्तुत की गई और उसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? कौन सा लीड योजना? तो ये गाडगिल समिति। 79 भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? तो जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यही राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, मौद्रिक नीति को कौन निरूपित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निरूपित करता है। 80 बजट एक लेख पत्र है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था इन दिनों, जो वीडियो मेरा नहीं अपलोड हो रहा था ना, तो मैं कुछ एग्ज़ाम में बिजी था, तो उन्हीं में से कुछ एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बजट है, तो उसमें से एक विकल्प था कि सही जो विकल्प कि आय और व्यय का सिर्फ लेखा है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ आय और व्यय का एस्टिमेशन है, सॉरी एस्टिमेशन ये शब्द था, हिंदी में लिखे हुए शब्द थे एस्टिमेशन। तो आय और व्यय का एस्टिमेशन है। अगर पूछ ले आपसे शब्द कि बजट है, 4 विकल्प दे दे, उसमें अगर ये विकल्प रहेगा कि आय और व्यय का एस्टिमेशन है, अनुमान है, तो वही होगा इसका आंसर। वैसे यहाँ पर बजट एक लेख पत्र है सरकार के राजकोषीय नीति का। 81 भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग का विकास हुआ? तो कुटीर उद्योग का विकास हुआ है सबसे पहले। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछ देता, नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए हैं। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, कब से कब तक? 1992 से 1997 तक, यानी 1992 से 1997 के बीच में जो योजना रही है वो पंचवर्षीय योजना, उसको 8वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और उसी में ये बात माना गया था कि मानव विकास ही सारे विकास के मतलब सारे विकास का सार तत्व है, क्योंकि मानव का विकास जहाँ नहीं होगा वहाँ कोई भी विकास नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए। हमने एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन एकदम नहीं है, लेकिन मानव संसाधन इतना अच्छा है कि बिना प्राकृतिक संसाधनों के भी मतलब दुनिया के शीर्ष डेवलप्ड कंट्री में से एक उसका भी नाम आता है। तो इसीलिए मानव विकास महत्वपूर्ण है। 84 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लिखा गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो ये है, ये इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। लोग इसको मजाक में बोलते थे, मजाक उड़ा करके गरीबों को हटाओ। तो खैर, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अभी हमने देखा कि मतलब हमने बात किया था 19 जुलाई 1969 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 ये हो गया। अच्छा, 1969 की जब बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा लीड बैंक योजना भी 1969 में आई थी। कौन सी? गाडगिल समिति की सिफारिश पर। हरित क्रांति आरंभ, तो 66-67 में हरित क्रांति आरंभ हुई थी। अब इससे समझ में आ गया होगा कि 66-67 वाला पहले हो जाएगा, यानी हरित क्रांति पहले। दूसरा हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में जो हुआ था। और गरीबी हटाओ 1971, यानी कि 1 नंबर सबसे लास्ट में। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक जो संबंधित फैक्ट था याद रखिएगा, गाडगिल समिति की सिफारिश पर 1969 में ही लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। 85 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम प्रभावी हुआ? तो 101वां जो संविधान संशोधन था उसी के तहत जीएसटी अधिनियम प्रभावी हो गया। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? तो जब हमसे पूछा जाए कि सिफारिश कौन सी समिति ने किया था तो विजय केलकर का नाम लेंगे। 101वां संविधान संशोधन, विजय केलकर समिति, जीएसटी अधिनियम पारित। 86 विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी। तो विकल्प ए इसका सही है आंसर। हॉट मनी जैसे ही रहे तो त्वरित प्रवास, ऐसे एक शब्द ही याद रखिए, हॉट मनी त्वरित प्रवास, ऐसे करके। 87 निम्नलिखित में से किस बजट को सूर्यास्त बजट प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो शून्य आधारित जो बजट होता है उसी को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। ये सूर्यास्त प्रणाली के पर आधारित बजट कहा जाता है। दरअसल होता क्या है, वित्तीय वर्ष के सूर्यास्त से पूर्व प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है। इसमें प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का वर्णन होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। और थोड़ी सी व्याख्या। 88 जब सरकार बजट घाटे का वित्तीयन केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर
तथा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित मतलब इशू करके यानी छाप करके, तो इस व्यवस्था को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसको हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 89, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो डी उदय कुमार, जो अभी देखते हैं ना र लिख करके बीच से काटा हुआ है, तो डी उदय कुमार ने ही तैयार किया था इस चिन्ह को। और ये आईआईटी बॉम्बे के उसमें छात्र थे, देवनागरी के र और रोमन का आर, ये दोनों को मिला करके ऐसा किया गया है, डी उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मनरेगा के नीति निर्माता जीन द्रेजे कहाँ के निवासी हैं? तो ये बेल्जियम के निवासी हैं। बेल्जियम के दरअसल अर्थशास्त्री हैं जीन द्रेजे। तो याद रखना है कि बेल्जियम के निवासी जीन द्रेजे के मतलब उनके विचारों से ही प्रभावित है मनरेगा कार्यक्रम। लॉकडाउन में यही अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 91, किस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है? तो ग्रेशम का नियम, बहुत ही मतलब ये याद रखने योग्य है। ग्रेशम का नियम के कारण ही, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, जरूर ग्रेशम का नियम करके ना बहुत छोटी सी स्टोरी विकिपीडिया कीजिएगा, आपको मजा आएगा सुन करके, याद रहेगा हमेशा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचलन से बाहर कर देती है ग्रेशम के नियम के अनुसार, विकल्प बी। 92, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में स्थापित हुआ, सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC 1956 में स्थापित हुआ, ये भी सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है 1875 में हुआ है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। जबकि राज्य वित्त निगम 28 सितंबर 1951 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, 1955 में नहीं, तो ये गलत है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम क्या था राज्य वित्त निगम को स्थापित करने का? छोटी और मध्यम जो उद्योग इकाई है उनको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। किसका? राज्य वित्त निगम का स्थापना कब हुआ था? 28 सितंबर 1951 को, ठीक है, तो याद रखना ये। 93, अच्छा ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में तो हुआ है, आप मुझे किसी दो ऐसे संस्थाओं का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था और मॉडर्न इंडिया के इतिहास जब आप पढ़ते हैं तब आपको मिलता है, तो ऐसा आप टाइप करके बताइए मुझे। 93, निम्नलिखित में से हेजिंग से क्या अभिप्राय है? तो हेजिंग से अभिप्राय है स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिमों में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना, इसको हेजिंग कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बगल में मैंने कुछ लिख रखा है, क्या है? जिसमें क्रेता व विक्रेता विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचों से बचाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, विनिमय मतलब एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में मतलब जो ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो उससे खुद को बचाने के लिए ये हेजिंग किया जाता है। 94, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 94 देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। कंपनियां हैं और सहायक देश, तो बाल्को जो कंपनी है स्टैब्लिशमेंट वो रूस की सहायता से स्टैब्लिश हुई थी। नाल्को फ्रांस की सहायता से भारत में स्टैब्लिश हुई है। हिंडाल्को अमेरिका की सहायता से स्टैब्लिश हुई है। और इंडाल्को, पहले बोला हूँ हिंडाल्को HI और अभी बोल रहा हूँ इंडाल्को, ये कनाडा की सहायता से। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बाल्को एस्टैब्लिशमेंट होने में रूस ने सहायता किया, नाल्को एस्टैब्लिशमेंट होने में फ्रांस ने सहायता किया है, हिंडाल्को अमेरिका ने सहायता किया है और इंडाल्को ये कनाडा ने सहायता किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 95, वह दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है ऋण देने के लिए तैयार रहता है क्या कहलाता है? उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं, एक प्रकार का आधार दर होता है ये प्राइम लेंडिंग रेट। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 96, क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1969 से 74 में, और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में ही 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था ये गरीबी हटाओ का। लेकिन जो विशेष बल इस पर जो दिया गया है क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए, वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया है, तो ये भी बात याद रखना है। विकल्प 20 का सही आंसर है। 97, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में आरंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 1979, 26 जनवरी 1979 को, ठीक है। तो यही तो बाद में मनरेगा का रूप लेता है, और मनरेगा जिनके विचारों से प्रभावित था जीन द्रेजे नाम था उनका, वो बेल्जियम के थे, अभी हमने डिस्कस किया था। 98, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने किया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। उन्होंने कहा था कि 4 प्रकार का संपर्क मुहैया कराया जाना चाहिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में।
अब ये 4 वर्ग कौन थे मैंने लिखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। 99। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने ही 1952 में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को विश्व में अपनाया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 100। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम है। तो इस उपलब्ध विकल्प में से स्वावलंबन जो योजना थी, यही इस तरह का योजना है जैसा कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। और इसका उद्देश्य जो था पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसाय में कौशल प्रदान करना, स्किल देना महिलाओं को। तो यही है 100 तक। अच्छा, बोलने में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, संभव है ऐसा, मैं भी इंसान हूँ, तो आप ज़रूर बता दिया कीजिए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ 1-2 बार 3 बार पढ़ करके कि आपको बताऊँ। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही इसको शूट करके आपको अपलोड कर दूँगा।